नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज बात करेंगे जो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में पार्ट 2 की बात करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा बात करते नहीं हैं और जल्दी से रिवीजन पे अपने आते हैं। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि पिछला हम लोगों ने जहाँ पर छोड़ा था प्रदूषण वाला या फिर पॉल्यूशन वाला चैप्टर को हमने छोड़ा था, जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में देख लिया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ये सब कैसे होते हैं, इनको हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोग आज बात करेंगे उसके आगे का पोर्शन क्या क्या है। तो नेचुरल नेचुरल हैजार्ड्स की हम लोग बात करेंगे। प्राकृतिक आपदाएं हमारे जीवन में क्या क्या होती हैं उनकी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो नेचुरल हैजार्ड्स, नेचुरल नेचुरल हैजार्ड्स, ठीक ना। ये कौन सा वो चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है किसका, पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट वाले चैप्टर का पार्ट 2 चल रहा है। यहाँ पर हम लोग एक लेक्चर हम लोगों ने देख लिया है, उसके बाद हम लोग ये आगे बढ़े, ठीक है। तो नेचुरल हैजार्ड्स या फिर प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार के होते हैं हम सब लोग देखेंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अर्थक्वेक नाम सुना होगा, ड्राफ्ट सुना होगा, भूकंप सुना होगा, वोल्केनो सुना होगा और बहुत सारे चक्रवात आते हैं। ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, या फिर नेचुरल हैजार्ड्स है, ठीक है। तो इनकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला इसमें नेचुरल हैजार्ड्स में इसकी लिस्ट लिखेंगे, इसमें नंबर 1 आएगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को हिंदी में कहेंगे भूकंप। तो भूकंप क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि आपके जमीन के अंदर एक तीव्र ऊर्जा आती है जिसके कारण जमीन में या फिर लैंड में क्या होता है, कंपन होता है, जिसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है ना। अर्थक्वेक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्यों आते हैं, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, कुछ हलचलें होते हैं, प्लेट्स खिसकती हैं हमारे जमीन के अंदर बहुत सारी, ठीक है ना। प्लेट इधर उधर हुई तो अर्थक्वेक आ जाते हैं। हालांकि लोग कहते हैं शेषनाग ने करवट बदला है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। प्लेट्स के खिसकने से हुआ, लोड बढ़ने से होता है, और कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप आते ही आते हैं, वहाँ का मिट्टी और वहाँ का लैंड ऐसा होता है, ठीक ना। तो अर्थक्वेक मेनली इसमें किसकी वजह से ये होता है, एनर्जी चेंज की वजह से। एनर्जी चेंज होता है इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर ऊर्जा का अंतर चेंज होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है ना। आप समझ लीजिए, भूकंप आना मतलब पृथ्वी का डोलना, ठीक है ना। ये इसका सबसे ज्यादा तीव्रता अगर बोली जाए तो कहाँ पे होती है, तो इसका होता है एपी सेंटर, ठीक है ना। एपी सेंटर पे सर्वाधिक तीव्रता होती है भूकंप का। अब भूकंप का हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको केवल इतना जानना है, ठीक है ना। तो अर्थक्वेक ऐसे अगर इंडिया में देखा जाए तो कुछ जोन डिवाइड है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ये जोन है, जो सबसे खतरनाक जोन है वो आपका आता है जोन नंबर 5। जोन जोन 2 के अंदर सबसे मतलब कम खतरा होता है, मतलब लेस लेस डेंजरस होता है। ये एरिया आपका उधर आप देखेंगे तमिलनाडु हो गया, और मतलब समुद्र के किनारे प्रदेश हो गए, और बहुत सारे पूरा जगह इंडिया का देखा जाए जोन 2 में ही है। जोन 5 में कुछ कुछ जगह है एमपी के, जैसे सॉरी एमपी के बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और ईस्ट ईस्ट इंडिया में हो गया, ठीक है ना, पूर्वी भारत हो गया। तो ये सब किसमें है, जोन 5। जोन 5 मतलब सबसे खतरनाक होता है, ठीक है ना। दिल्ली के कुछ एरिया चिन्हित किए गए हैं, दिल्ली किसमें किए गए हैं, ये जोन 5 में किए गए हैं, ठीक है ना। इतना आप भूकंप के बारे में। अब इसमें मापन प्रणाली के बारे में जान लेंगे, मापन प्रणाली, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या बना लेंगे इसका, या फिर मेजरमेंट सिस्टम क्या क्या होता है। तो इसके दो स्केल होते हैं, एक होता है रिक्टर स्केल और दूसरा होता है आपका, एक होता है रिक्टर स्केल जिसमें 1 से लेकर 10 तक गिनतियां लिखी होती हैं, वो उसमें हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना। सेस्मिक वेव का यूज होता है रिक्टर स्केल में, ठीक है ना। तो सेस्मिक शब्द आए, रिक्टर स्केल शब्द आए, तो ये भूकंप से रिलेटेड है। दूसरा आपका आता है मर्केली स्केल, मर्केली स्केल, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रांगनेस दिखाता है, मतलब कितने पावर का स्केल आया है,
ये आपका सॉरी स्केल नहीं, मतलब भूकंप आया है ये मार्केली स्केल पर हम लोग मेजर कर पाते हैं। तो ये अर्थक्वेक के बारे में इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब मैं मध्य अगर भारत में देखा जाए तो कौन कौन से एरिया है, तो लद्दाख वाला पोर्शन होगा, जम्मू वाला होगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ ईस्टर्न अपने इंडिया में आते हैं, बहुत हर जगह नहीं आते, दिल्ली में कुछ चिन्हित एरिया है। तो ये हुआ अर्थक्वेक नंबर 1, क्या हैजार्ड, नेचुरल हैजार्ड, ठीक ना। इतना आप लोगों के लिए बहुत है, क्योंकि इतना ही है, क्योंकि बहुत सारे हमको नेचुरल हैजार्ड पढ़ना है। दूसरे नंबर की हम लोग बात करेंगे टी सुनामी। सुनामी, इसको टी सुनामी लिखते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में आप लोग सुनामी ही लिखेंगे। तो सुनामी क्या है कि ये आपका समुद्र है, तो समुद्र के अंदर क्या होता है, कभी कभी ये जो अर्थक्वेक आना होता है, ठीक है ना, अर्थक्वेक नहीं, वोल्केनो सॉरी, ज्वालामुखी समुद्र के अंदर फट जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पानी को उतनी स्पीड से वहां पर फैला देते हैं, बहुत मतलब भयंकर एक तरह से तीव्र वेवलेंथ की से आया हुआ एक तूफान की तरह समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी फटने से, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सुनामी। सुनामी कुल मिला के एक ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी फटता है तो आता है आपका सुनामी, ठीक है। अब ज्वालामुखी क्या है, तो ज्वालामुखी हम अगला डिस्कस करेंगे। ज्वालामुखी कुल मिला के यही है, एक जमीन का फटना। टी सुनामी पहले, टी सुनामी आप लोग लिख लिया होगा, तो टी सुनामी लिखिए, ठीक है। सुनामी में क्या होता है कि ये अतिरिक्त मतलब बहुत भयंकर वेवलेंथ का वो आता है, क्या बोलते हैं, तीव्र गति का समुद्र की लहरें उछलते हैं, जिससे पानी बहुत दूर तक एक एरिया कवर कर लेता है, लगभग 10 से लेकर 500 किलोमीटर तक का ये इसका वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, ठीक है ना, ऐसा पढ़ा होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है ना, इसको लैम्डा बोलते हैं। एक क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ हम कहते हैं, या अभी आप लोग इतना समझ रहे होंगे। तो 10 से लेकर 500 किलोमीटर तक किसकी वेवलेंथ होती है, किसकी, जो वोल्केनो या फिर जो पानी उछलता है तो इतने दूर तक आता है, बस इतना जरूरी है। और ये किसकी वजह से आता है, वोल्केनो, मेनली वोल्केनो अगर कहाँ पे आया, इनसाइड द सील, समुद्र में, ठीक है ना। भारत में कब आया है टी सुनामी, 2004 में आया है, तमिलनाडु तट पे आया था, ठीक ना। और सबसे 2011 में एक जापान में आया है सुनामी, जो बहुत घातक था, ठीक है ना। सुनामी के बारे में इतना है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा और आपको जानने की जरूरत होती नहीं, ठीक है। सुनामी के बाद हम लोग अगला वो आते हैं हजार्ड, या फिर आपदा आती है वोल्केनो। वोल्केनो को हिंदी में कहते हैं ज्वालामुखी, ठीक है ना। ज्वालामुखी मतलब क्या होता है, ये आपका अर्थ क्रस्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा पृथ्वी के अंदर होता है मैग्मा या फिर लावा होता है, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा है, पिघला हुआ पदार्थ होता है। तो वो क्या होता है, कभी कभी टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर ज्वालामुखी अंदर हलचल होने से या फिर प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, तो लावा बहुत तेजी से ऊपर निकलता है, जिसकी वजह से वो आग जैसा एकदम से निकलता है, पिघला हुआ पदार्थ निकलता है, वही फिर क्या बन जाती है, आपकी चट्टाने बनती हैं, ठीक है ना, कायांतरित चट्टाने बनी, वही सेडिमेंट्री चट्टाने बनी। तो इस तरह ज्वालामुखी कुल मिला के एक लावा निकलता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, एक चाहे तो कहते हैं कि उस जो लावा से आप एनर्जी अगर बनाना चाहे ना, तो बहुत सारी एनर्जी बना सकते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी आ भी रही है कि उससे हम एनर्जी बनाएंगे, किस कौन सी एनर्जी हम बनाएंगे, विद्युत एनर्जी बनाएंगे, हीट एनर्जी से विद्युत ऊर्जा को हम लोग वहां से लेंगे, लेकिन अभी उतना इसका पावर रहता है, तापमान रहता है, कोई उसके आसपास जा नहीं पाता। तो ये वोल्केनो है, ठीक है ना। यहाँ से कुछ ज्यादा क्वेश्चन आने की जरूरत आएगा नहीं, बस थोड़ा बहुत सा आ जाएगा कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, प्रकार, एक एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी हिंदी में कहते हैं, दूसरा डोरमेंट, डोरमेंट या फिर सुसुप्त, ठीक है, सुसुप्त। इसका मतलब क्या होता है, एक्टिव एक्टिव वोल्केनो ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, जैसे ही जमीन के अंदर से निकलेंगे तो फटते हैं। आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, कहीं भी आपने फोटोज में देखा होगा, तो एक्टिव ज्वालामुखी कहलाते हैं, ठीक है ना।
ये ज्यादातर इटली वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा आते हैं, यूरोप वाले पोर्शन में आते रहते हैं। जैसे एटना हो गया, स्ट्राम्बोली हो गया, ये क्या हुआ, एक्टिव ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण है। कौन कौन से हुए, एटना इटली में आता है, स्ट्राम्बोली, ठीक है ना, ये उदाहरण हुए। ये बहुत खतरनाक ज्वालामुखी आया करते हैं, एक्टिव वॉलर, मतलब वो हमेशा आते हैं और डायरेक्ट एकदम बहुत ज्यादा जान माल के हानि, खैर वहां पर लोग जानते हैं तो नहीं आते हैं, बाकी ये बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर भारत में देखा जाए तो भारत में एक्टिव ज्वालामुखी आते हैं, कहाँ पे आते हैं, आप लोगों ने बैरन द्वीप का नाम सुना होगा, बैरन आइसलैंड और अंडमान, ये यहाँ दो जगह आते हैं, केवल भारत में दो ही जगह, बैरन आइसलैंड और अंडमान में एक्टिव ज्वालामुखी या फिर सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं, मतलब वो आते हैं तुरंत, जैसे पटाखा फूटता है ना, वैसे एक्टिव ज्वालामुखी। और डोरमेंट या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी ऐसे होते हैं, वो एक बार आते हैं, ठीक है ना, वो मान लीजिए यहाँ पर लावा यहाँ पर बाहर निकला, वो यहाँ पर जमा हो गया, फिर वो सो गया मतलब सुसुप्त हो गया, या फिर डोरमेंट मतलब चुपचाप हो गया, वो नहीं फटा, ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं या फिर डोरमेंट ज्वालामुखी कहते हैं। ये फिर बाद में कभी भी फट सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये डायरेक्ट तुरंत जब निकले तभी मतलब बाहर एकदम फैल गए, इसमें लावा फिर बाद में भी ये कभी फट सकते हैं, ठीक है ना। इसमें विसुवियस विसुवियस ज्वालामुखी का नाम है, विसुवियस ज्वालामुखी हुआ, क्राकाटाओ हुआ, ठीक है ना, ये नाम होते हैं। क्राकाटाओ क्राकाटाओ अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें एक भारत का है, भारत का नारकोंडम, कहाँ पड़ता है नारकोंडम, नारकोंडम, ये नारकोंडम अंडमान निकोबार द्वीप में ही पड़ता है, वहां पर नारकोंडम, ये सुसुप्त ज्वालामुखी भारत में आया करते हैं। तो हम लोगों ने वोल्केनो की भी बात कर लिया, उसके बाद फिर हम लोग अगला वो जो आता है हैजार्ड आएगा, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लिए होंगे आसानी से, ठीक है ना। आप लिखने से ज्यादा सुनने में ध्यान देंगे ना तो ज्यादा फायदा रहेगा आपको, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बात करते हैं किसकी, चक्रवात। चक्रवात मतलब साइक्लोन, ठीक है ना, साइक्लोन। अब साइक्लोन क्या होते हैं, आप लोगों ने गांव में भी देखा होगा, ऐसे बवंडर आता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें बोलते हैं गांव में इसमें भूत है, हम लोग बहुत दूर भगते थे, ठीक है ना, कोई इसके सामने नहीं आ जाए नहीं तो बुखार आ जाएगी, ऐसा ऐसा कहा जाता है, जबकि इसमें कोई भूत नहीं होता है। चक्रवात क्या होता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। चक्रवात के बाहर क्या होगा, हाई प्रेशर, अंदर क्या होगा, लो प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये हवाएं घूमती है और टकरा के ऊपर की ओर उठती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात, ठीक है ना। कभी पूछा जाए कि जो सेंटर होता है उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर की साइक्लोन की अगर बात किया जाए, चक्रवात समझ गए ना, ऐसे गोल गोल घूमना, ठीक है ना, वो चक्रवात कहलाता है, जिसकी वजह से आंधी तूफान आते हैं, ठीक है ना। अब इसमें दो कंडीशन होते हैं, एक ये हमारा क्या हुआ, ये एक आप फैक्ट लिखेंगे, पहला तो ये फैक्ट आप लिख लेंगे, लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला, अंदर लो प्रेशर बाहर हाई प्रेशर। दूसरा ये हमारा पृथ्वी का गोलार्ध होता है, जिसको ये नॉर्थ पोल कहा जाता है, ये साउथ पोल कहा जाता है। तो नॉर्थ पोल में चक्रवात कैसे चलते हैं, आपके क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, मतलब हिंदी में दक्षिणा वर्त, ठीक है ना। और साउथ पोल में चक्रवात कैसे हमेशा चलेंगे, तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, कहाँ पे, साउथ पोल पे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ठीक है ना, या फिर वामा वर्त कहते हैं, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट है साइक्लोन के लिए, आप लोग कभी साइक्लोन एक करंट अफेयर में आते हैं तो उनको पढ़ लिया करें। जैसे अभी सबसे खतरनाक आया था बिपरजॉय, बिपरजॉय गुजरात के तट पे पिछले साल आया था बिपरजॉय, ठीक है ना। फिर आते रहते हैं, एक आता है कैटरीना, ये नाम है, ये अमेरिका में कैटरीना आता है, ठीक है ना, बिपरजॉय, ऐसे बहुत सारे आपके आते रहते हैं, ठीक है ना। करंट से जो आया हुआ है उसमें प्रश्न एक पूछ लिया जाए, ये चक्रवात हुआ। चक्रवात से इन लोगों से, अब इनसे निपटने के लिए क्या क्या हो सकते हैं, इनसे निपटने के लिए ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, बस चक्रवात
हम लोग को जान लेना है क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से ये हमारे हजार्डस होते हैं। हजार्ड क्या करेंगे, चक्रवात आएगा, वहाँ के घर नुकसान होगा, स्वास्थ्य संबंधी नुकसान हो गया, जन हानि होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाएगा, ये सारी चीजें चक्रवात से होगा, ठीक। इसके बाद साइक्लोन के बाद हम अगला वो कहेंगे अगर बाढ़। बाढ़ को क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट, मतलब सॉरी सॉरी बाढ़, बाढ़ मतलब फ्लड। अब फ्लड आया, तो फ्लड क्या है, फ्लड एक तरह से हजार्डस, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये हम लोगों सब लोग को मालूम, ये आप लोग पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसमें ऑप्शन आएंगे कि बाढ़ से क्या नुकसान होगा, तो बाढ़ से क्या क्या नुकसान आप सब लोग को पता है। अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि बाढ़ हर जगह आएगा नहीं, बाढ़ वैसे जगह पर आएगी जहाँ पर नदियाँ हों। सिंपल सी बात है कि बाढ़ नदियाँ जहाँ होंगी वहाँ आएगा। जैसे असम में आता है, वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का बाढ़ आता है, ठीक है ना। कोसी नदी आता है, कोसी नदी कहाँ का शोक माना जाता है, आप लोग बताइए, कोसी नदी कहाँ का शोक माना जाता है आप सब लोग को, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। दामोदर नदी में आता है, और गंगा का भी बाढ़ आता है, पर गंगा का बाढ़ इतना खतरनाक होता नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। सबसे खतरनाक आप उधर ही का देखें, असम में हमेशा बाढ़ बनी रहते हैं, ठीक है ना। कोसी नदी का, दामोदर नदी का, और बस ये नदियां कुछ हैं, और जहाँ पे नदियां होंगी वहां पर बाढ़ आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। उनसे नुकसान यही होगा, क्या क्या नुकसान होगा आप नोट डाउन कर सकते हैं। जान माल के हानि होगी, पशुओं के नुकसान होंगे, वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर माने जो भी बिल्डिंग्स हैं वो गिर जाए, खेती बाड़ी का नुकसान हो जाएगा, वहाँ की जमीन, जो जितने भी फसल है वो भी वो खराब हो जाएगी, वहाँ पर की जमीन जो है वो बंजर भी हो सकती है, ऐसे कुछ तक तो ऐसे आ जाए, ठीक है ना। वहाँ पर एक स्वच्छता संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, बीमारियां फैल जाएंगी, किससे, बाढ़ आएगा तो उस एरिया, ठीक है ना। ये इससे नुकसान है, तो ये बाढ़ अगला हो गया। अब बाढ़ के बाद फिर हम लोग अगला बात कर लेंगे, फिर सूखा। सूखा, सूखा यानी ड्राफ्ट। अब सूखा सीधे रिलेटेड है किससे, बाढ़ कहाँ से रिलेटेड, जब अधिक पानी गिर जाएगा, ज्यादा बारिश हो जाएगी तो आपको बाढ़ आ जाएगा। और जब सूखा कैसे होगा, जब पानी या फिर बारिश की मात्रा बहुत कम हो जाएगी तो वहाँ पर ड्राफ्ट या फिर सूखा वाली कंडीशन बन जाएगी। तो हम लोगों अपने अगर इंडिया की बात करें तो एवरेज कितना है, बारिश कितनी होती, तो 119 सेंटीमीटर भारत की एवरेज औसत बारिश होती है एक, ठीक है ना। और तो फिर उसके बाद अब हम लोग को देखना चाहिए कि कितने से कम हो जाए तो यहाँ पर सूखा की कंडीशन हो जाएगी। तो 25 से 50% के बीच में अगर बारिश हो जाए, ठीक है ना, बारिश होगी, ठीक है ना, तो उसका मतलब सामान्य सूखा कहा जाएगा, सामान्य सूखा, ठीक है ना। और 50% से अगर कम बारिश हो जाए, इसका मतलब सीवरेज, मतलब अत्यंत सूखा जिसको कहा जाए, तो प्रचंड सूखा कहते हैं, ठीक है ना, प्रचंड सूखा। सिंपल सा बात है, ठीक है ना। 50% में इसको आप सेंटीमीटर से भी है, इतने 50 सेंटीमीटर से अगर कम हो जाए तो वहां पर समस्या हो जाएगी, मतलब सूखा आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी तरह की समस्याएं हैं, मतलब नेचुरल हैजार्ड या फिर प्राकृतिक इस तरह के आपके पास वो है। बाकी नॉर्मल से और आंधी है, तूफान है, ये सब आते रहते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है, ठीक है ना। भूस्खलन हो गया, एक और जोड़ लीजिए, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में आता है, आप देखते रहते हैं, उत्तराखंड में हो गया, हिमाचल प्रदेश में हुआ, यहाँ पर लैंडस्लाइड होते रहते हैं, ठीक है ना। अ, पहाड़ के पहाड़ पूरे खिसक आते हैं, उससे जान माल की हानि हो जाती है, लैंडस्लाइड हो गया, ये सब नेचुरल वो है। क्या है, हजार, इसमें हमारा भी योगदान थोड़ा बहुत हो रहा है, उसका कारण धीरे धीरे आप सब लोग को समझ में आ ही रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया नेचुरल हैजार्ड। उसके बाद हम नेचुरल हैजार्ड जब आ जाते हैं तो हम, हमारा देश एक संवैधानिक देश है, संवैधानिक देश या फिर लोकतांत्रिक देश होने का ये मतलब होता है, सिंपल सी बात ये है कि हम कुछ व्यवस्था करें अपने नागरिकों के लिए। आखिर भाई मान लीजिए हैजार्ड आए, लेकिन उसका देख रहे कि या फिर उससे मैनेजमेंट से, उससे चुनौतियों से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो नियम होना चाहिए। तो भारत सरकार ने 2005 में आपदा प्रबंधन कानून बनाया, ठीक है ना। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल, आपदा प्रबंधन कानून कब बना, सन 2005,
2005, ठीक है ना। फिर दूसरा एक एक्ट आया NDMA, जिसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA फुल फॉर्म कभी आ जाए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। हिंदी में अगर कहेंगे तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये बनाया गया ये 2005 में। तो ये क्या बनाया गया, ये अधिनियम बनाया गया, नियम बनाया गया। इसमें बहुत सारे नियम है कि इस तरह से करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग को पढ़ाया जाता था पहले 9th क्लास में, एक टॉपिक लगता था यही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कि किस तरह से बचना है। मान लीजिए आपके घर में भूकंप आ जाए तो क्या करना है, तो सबसे पहले आप जाके क्या करेंगे, वहाँ पर टेबल है मान लीजिए, तो ऐसी जगह पर छिप जाएंगे जहाँ पर आपके मान लीजिए छत गिरे तो बच जाए, तो आप टेबल के नीचे गिर जाए, आप रह जाइए। आपके पास हेलमेट है तो हेलमेट रख लीजिए, आप सर को सुरक्षित करें। तो इस तरह हम लोग मतलब भूकंप से बचने के लिए किया जाता है। ये सारे मैनेजमेंट के उपाय, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर हम लोग क्या आते हैं, अगला टॉपिक हमारा आता है एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी। तो एनर्जी का सीधा मतलब ये होता है, एनर्जी आपको समझ में कहाँ से आएगी कि आपके पास एनर्जी है कि नहीं, ठीक है ना। अब बताइए, तो एनर्जी वहां समझ में आएगी जब आप कोई कार्य करेंगे और वो कार्य आपको आप कम समय पे कर पाएंगे, तब समझ में आएगा कि इसके पास फला व्यक्ति के पास ज्यादा एनर्जी है, जो ज्यादा लेट करेगा उसके पास एनर्जी कम है, ठीक है ना। तो एनर्जी का मतलब कार्य करने की क्षमता या फिर कार्य करने की दर को कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर कैपेसिटी या फिर कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी के यूनिट हम लोग ज्यादातर काय से मापते हैं, जूल से मापते हैं। खैर वो सब्जेक्ट हमको नहीं पढ़ना है अभी, एनर्जी हमको इस प्रोस्पेक्ट पे पढ़ना है कि कौन कौन से हम लोग एनर्जी पढ़ते हैं, जैसे सोलर एनर्जी पढ़ते हैं, थर्मल एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें एक टर्म आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, कभी एक प्रश्न यहाँ से आए तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। तो लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा को ना तो बनाया जाता है ना तो बिगाड़ा जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना, स्थानांतरण किया जाता है। ये एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है ना। आप ये सोच के चलिए कि मान लीजिए कोई एनर्जी है, ठीक है ना, आपके पास मान लीजिए बहुत सारी एनर्जी, आपने दीवार पे बहुत तेजी से मारा, तो क्या आपकी एनर्जी खत्म हुई या फिर नहीं हुई, तो आपकी एनर्जी खत्म नहीं हुई, आपकी एनर्जी क्या हुई, ट्रांसफर हुई, ठीक है ना, वो ट्रांसफर हुई। और आप बहुत सारी चीजों में आप देख लीजिए, एनर्जी और मास का कंजर्वेशन दोनों का यही कंजर्वेशन का यही नियम है कि एनर्जी और मास दोनों को भी खत्म नहीं किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता, ये एक दूसरे से दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो आप लोग कभी लोड मत लीजिए कि हमारी एनर्जी खत्म हो गई, नहीं, अगर आपकी एनर्जी कहीं गई तो मतलब दूसरे के पास ट्रांसफर हो गई, आप उससे आप खुद ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक। तो ये एनर्जी का कंजर्वेशन का नियम है, सिंपल से खुद मतलब यहाँ पर फंडा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अब आपको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। मैंने जो बोला है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना तो बिगाड़ा जा सकता है, इसको एक स्तर से दूसरे स्तर पे ट्रांसफर किया जा सकता है, नंबर एक, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में अब हम लोग इसमें देखते हैं कि एनर्जी के सोर्सेज बहुत सारे होते हैं। एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, एनर्जी के सोर्सेस में अगर देखा जाए तो बहुत सारे होते हैं। हम लोगों ने देखा कोयला से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं, पेट्रोल से एनर्जी प्राप्त करते हैं, नेचुरल गैस से प्राप्त करते हैं, सोलर से प्राप्त करते हैं। तो हम लोग सोर्सेस को देख लेंगे और सोर्सेस में थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी का सोर्स या फिर संसाधन कौन कौन से होते हैं, तो दो तरह के हम लोग एनर्जी देखते हैं, ठीक है ना। एनर्जी दो तरह के हम लोग देखते हैं, एक तो इसको एक नवीकरणीय
बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा जिंदगी चला जाता है लेकिन अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा में किसी को अंतर नहीं समझ में आता है और पता नहीं लोग कैसे समझा नहीं पाते। ठीक है, अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है ना, ये आप समझ रहे हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, इसको रिन्यूएबल। ठीक, सिंपल सा फंडा है। अनवीकरणीय ऊर्जा वो होते हैं इनका सीमित एक मात्रा है। इसमें आप थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेंगे लिमिट, लिमिटेड है। ठीक है, ये क्या है, अनलिमिटेड। मैं अभी आपसे पूछूंगा कौन कौन से ऐसे सोर्स है जो लिमिटेड है, जो अनलिमिटेड है। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, एक बार खत्म हो गए, ठीक है ना, तो इसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, नॉट रीमेड, ठीक है ना, या फिर रिप्रोड्यूस, दोबारा इसको उपयोग नहीं, मतलब नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, इसको दोबारा बनाया जा सकता है, रीमेड या फिर रिप्रोड्यूस। ठीक है ना, अब आप समझ गए होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा के वो संसाधन आप बताइए, अनवीकरणीय के और नवीकरणीय के, जो अब जैसे हम लोग ऑप्शन देंगे भी आपको। ठीक है ना, तो अनवीकरणीय के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, कोयला आप बताइए, नवीकरणीय है या फिर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय। तो कोयला क्या बार बार बन सकता है, नहीं। एक जगह से कोयला की खुदाई होती है, माइंस होती है, चट्टानें होती हैं, ठीक है ना, उनसे कोयला बनता है। वो कोयला अगर हम लोगों ने निकाल लिया एक बार तो फिर से वो नहीं बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे कोल हो गया, यहाँ पर आप लिस्ट बना लेंगे, कोल, कोयला। ठीक है ना, कोयला से क्या यूज होता है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये लिस्ट आप बनाएंगे, इसको आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या डालेंगे हम लोग, कोल, किसमें, अनवीकरणीय में। ठीक है ना, कोल। दूसरा आपका आता है पेट्रोल। पेट्रोल के क्या होते हैं, कुएं होते हैं, जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं कच्चा तेल, वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है ना, वो खत्म हो गए तो हो गया खत्म। ठीक, पेट्रोल हो गया। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, कोल, कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक है ना, ये सब क्या है, हमारे अनवीकरणीय सोर्स। इसको, ये लिमिटेड सोर्स हैं, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे और दोबारा इनको हम लोग नहीं बना सकते। ठीक, सैल गैस एक आता है। ठीक, ये इतने हुए आपके कौन से, नॉन रिन्यूएबल, एनबी, एन आर। दूसरे इधर हम लोग बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा में। तो नवीकरणीय ऊर्जा ऐसे होते हैं जिनको हम लोग चाहे जितना यूज करें, चाहे जितना यूज करें, आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा, वो खराब या फिर खत्म होने वाले नहीं। नंबर एक, सोलर एनर्जी। अगर सूर्य दृष्टि खत्म, मतलब कि खत्म, जिंदगी खत्म, सोलर एनर्जी। ठीक, इसीलिए ये क्या है, सस्ते कौन से होंगे, ये कि ये सिंपल सा बात है, नवीकरणीय ऊर्जा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी वाली चीजें ज्यादा सस्ती होंगी। ये महंगी होंगी क्योंकि लिमिटेड है, खत्म हो जाना है भाई, इसलिए महंगा बेचो। विंड, विंड एनर्जी मतलब हवा, ये भी सस्ता है। ये आप इसमें देख रहे हैं। ठीक है ना, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी के बाद फिर वाटर, थर्मल। थर्मल कहाँ से निकलता है, थर्मल एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी वहां से अगर पानी वाले से देखा जाए, इसको वाटर इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो, इसको जल वैद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पर, बायोगैस। फिर और टर्म हम लोग क्या बनाएंगे कि और क्या क्या हो सकता है, सोलर एनर्जी हो जाएगा, विंड हो गया, बायोगैस, भूतापी हो गई, जियोथर्मल। यहाँ से आपके क्वेश्चन यही बनने वाले, कौन सा एनर्जी कहाँ, मतलब कौन से उसमें आते हैं, नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय। ज्वारी, ज्वारी मतलब ओसेनिक। ठीक है ना,
ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं रिन्यूएबल, ज्वारी ऊर्जा, ठीक है ना। ज्वारी ऊर्जा के बाद समुद्र के ताप से ओशनिक ओशनिक थर्मल, ठीक। ये आपका क्या हुआ, ये सारे रिन्यूएबल सोर्स, इनको ये लिमिटेड नहीं है, कितना भी यूज करो खत्म होने वाले है नहीं, ऐसा, ठीक है ना। ये थोड़ा सस्ते होते हैं इनके कंपेयर में, ये महंगे होते हैं क्योंकि ये लिमिटेड है, ठीक। फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा अगर इसमें ज्यादा कुछ आएगा नहीं आपके, कोयला कितने प्रकार के होता है, यहाँ पर कोयला आपके 4 प्रकार के होता है, ठीक है ना। जिसमें हम सब लोगों ने देखा है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ए एंथ्रासाइट, हिंदी अंग्रेजी दोनों, बी बिटुमिनस, लिग्नाइट, तीसरे नंबर पीट, 4। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड होता है, सबसे खराब कोयला पीट होता है। अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है बिटुमिनस किस्म का, ओके। फिर पेट्रोल, पेट्रोल हम लोग सब लोग को मालूम है क्या होते हैं, पेट्रोल का यूज हम लोगों ने देखा ही है, गाड़ियों में किया जाता है, आजकल बहुत महंगा चल रहा है, वो बात अलग है। बाकी पेट्रोल हम सब लोगों ने देखा हुआ, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है ना। पेट्रोलियम, BS6, BS6 गाड़ियों में यूज होने वाला ये भारत स्टैंडर्ड 6 का इसमें पेट्रोल चल रहा है, ठीक ना। BS4 को बैन कर दिया गया था सन 2020 अप्रैल में, ओके। फिर नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस हम लोगों ने देखा है मीथेन, कुल मिला के CNG आप लोगों ने देखा है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, पाइप नेचुरल गैस, ये इसके एग्जाम्पल है। CNG की अगर बात करें तो मीथेन और इथेन का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। फिर शेल गैस होता है, ये चट्टानों के दोहन से प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी हम लोग सब लोगों को मालूम है कि सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसका स्टोर करके फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से सोलर पैनल लगाया जाता है। सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और सोलर प्लेट उससे काम करते हैं, ठीक है ना। सोलर एनर्जी बहुत तेज बढ़ चढ़ के चल रहा है, इसमें आप ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। इसमें ये है कि अभी जो लेटेस्ट प्रोग्राम कुछ चल रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। विंड एनर्जी पवन शक्ति रिलेटेड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पवन शक्तियाँ अगर देखा जाए तो तमिलनाडु भारत में है और अमेरिका सबसे टॉप में, ठीक है ना, USA। इलेक्ट्रोलिसिस या फिर वाटर एनर्जी, इलेक्ट्रो प्लस हाइड्रो, हाइड्रो एनर्जी, इलेक्ट्रो प्लस हाइड्रो एनर्जी कहा जाए तो ये आप सब लोगों को मालूम है, जो बनाए जाते हैं जहाँ से पानी गिरता है वहां से टरबाइन होता है, उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो जल से कुल मिला के बनाना क्या है, बिजली। बायोगैस पता ही है, गोबर गैस वाला। जियो थर्मल एनर्जी मतलब भूतापी, भूतापी ऊर्जा कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा, गर्म पानी निकलता है कहाँ से, नीचे से, कहते हैं ना बद्रीनाथ वगैरह में जाओ तो कहीं ऐसे मतलब जगह है जहाँ से चावल पक जाते हैं, तो ये जियो थर्मल एनर्जी, वहाँ पानी निकलता है, ठीक है ना। उस उसमें को आप लोग स्टोर कर लेंगे और उसको आप यूज कर सकते हैं। ज्वारी ऊर्जा सब लोग को पता है, ठीक है ना। ज्वारी ऊर्जा मतलब कि समुद्र से जो ज्वार निकलता है, टाइड्स निकलती है, ठीक है ना, टाइडल इसको बोलते हैं, टाइडल, टाइडल एनर्जी को क्या स्टोर कर लिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बना लिया जाता है, उसको ज्वारी ऊर्जा कहा जाता है। ओशनिक थर्मल एनर्जी, ये आप इनका अगर स्टेट पूछा जाए कहाँ सबसे ज्यादा है तो जहाँ समुद्र होगा वही टाइडल एनर्जी होगा। ओशनिक थर्मल एनर्जी वही टाइडल एनर्जी की ही तरह है, ठीक है ना, ओशनिक। तो ये तरह हम लोगों ने एनर्जी के क्या देख लिए, संसाधन देख लिए, कहाँ कहाँ से एनर्जी निकलना है। लास्ट में एक है आपका अगला एनर्जी क्या है, एक थर्म वो सॉरी न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इसका मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी में ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व, ऐसे तत्वों का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। जो दो प्रोसेस होती है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन, एक न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना। हिंदी में एक को न्यूक्लियर या नाभिकीय विखंडन और एक को नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य से जो एनर्जी आती है वो हम लोग स्टोर करते हैं, उसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक ना। और बाकी इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, प्लूटोनियम और जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनके द्वारा क्या होता है,
यहाँ से हम लोग एनर्जी बना लेते हैं, ठीक है ना। वो जितने भी काफी आप लोगों ने देखा होगा न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए कहाँ कहाँ कलपक्कम हो गया, तारापुर हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट लगाए गए हैं। तो ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट है। या तो थोड़ा सा लिस्ट देख लेना है आप लोगों को, आप हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा कहाँ कहाँ न्यूक्लियर एनर्जी से मतलब एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है ना। जैसे गुजरात में हो गया काकरापारा, तारापुर हो गया महाराष्ट्र में, कलपक्कम हो गया तमिलनाडु, ठीक है ना। 3, उसके बाद फिर और कहाँ है आपके, राजस्थान में रावत भाटा है। 4 तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, जो हमने बोला है, ठीक। इतना आपके लिए सफिशियंट है। तो ये हुआ एनर्जी। एनर्जी के बाद हम लोग फिर आएंगे, अभी इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए, हम लोग फिर आगे मिलते हैं। एनर्जी के बाद हम लोग अगला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, तो वो कौन सा पढ़ने वाले हैं कि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो क्लाइमेट चेंज वाले हम लोग पोर्शन में आएंगे कि आगे क्या क्या होता है इसमें। आप एनर्जी वाला चैप्टर हो गया। प्रदूषक हम लोगों ने देख लिया था कि स्वास्थ्य में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, एक टॉपिक है जो आप लोगों ने सिलेबस में देखा होगा। तो कौन से रोग होते हैं वो प्रदूषक से हम लोगों ने लिस्ट बना लिए थे। इसमें वायु प्रदूषण दिया गया था, जल प्रदूषण दिया गया था, उतना आपके उसमें इनफ है, ठीक ना। बाकी नॉर्मल जो कॉमन सेंस है वो आप सवाल हल हल कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है, क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन, ठीक। क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन। जलवायु क्या होती है, जलवायु एक किसी विशेष मौसम, मतलब क्या बोलते हैं, क्लाइमेट और जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है कि मौसम क्या होता है, किसी शॉर्ट टाइम के लिए वहां पर कंडीशन बदल जाती है, टेम्परेचर, प्रेशर, वहां का तापमान सब बदल जाते हैं, उसको हम लोग मौसम कहते हैं। और वही मौसम बहुत लंबे समय तक वो कंडीशन रहे हैं, ताप रहा है, वहाँ का दाब रहा है, वहाँ की हवाओं की गतियां रहे हैं, वहाँ का जलवाष्प का लेवल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, एक जलवायु कहलाता है। जलवायु मतलब लंबे समय तक किसी एरिया में उसी तरह का सेम तरह का मौसम बना रहना, मतलब आपको क्या कहलाता है, जलवायु कहता है। अब जलवायु हो गया तो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन आजकल हो रहा है। होने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि गर्मी में गर्मी कम पड़ रही है, ठंडी में गर्मी पड़ती ही नहीं है, बरसात में बारिश होती ही नहीं है। तो जो मौसम है उसमें होना चाहिए झमाझम बारिश, तो उसमें बारिश ही नहीं हो, और कभी बार जहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए वहाँ बारिश हो जाए। तो ये क्लाइमेट चेंज ही है, मतलब जलवायु में परिवर्तन हो गया। इसके बहुत सारे कारण है, आप लोग काजेस या फिर कारण आप लिख सकते हैं, कारण या फिर काजेस किसके, जलवायु परिवर्तन के। तो जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे कारण है। नेचुरल नेचुरल काजेस हो सकते हैं। नेचुरल काजेस मतलब प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। आप सब लोग को मालूम है प्राकृतिक कारण मतलब कि हवाओं का चलना, पृथ्वी का डोलना, मतलब रोटेशन होना, ठीक है ना। और तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी, प्रेशर में बदलाव, ये सब क्या है, नेचुरल काजेस, ठीक है ना। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इसको क्या कहते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। हम सब लोगों को पता है कि अपने पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ग्लोब में सबसे ज्यादा पानी, पानी में सारे क्या तैर रहे हैं, सारे के सारे कॉन्टिनेंट या फिर महाद्वीप और तैर रहे हैं। और जब तैर रहे हैं तो स्थायी है नहीं, तो उनमें बदलाव हो रहा है, थोड़ा थोड़ा वो खिसक रहा है, जिसकी वजह से जलवायु में भी परिवर्तन होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। नेचुरल काजेस हम लोगों ने देख लिया। तीसरा नंबर की बात है, और कौन कौन क्या कर, वोल्केनो, कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में वोल्केनो या फिर ज्वालामुखी की वजह से भी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तापमान बढ़ता है, आप सब लोगों को पता है। भले ही एक कुछ एरिया में हो रहा है पर हो तो रहा है। और क्या हो सकते हैं, तो बाकी जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं उनके कारण तो हो ही रहा है, ठीक है ना। ओशियानिक वेव, ओशियानिक वेव, वोल्केनो को समझ रहे हैं, ज्वालामुखी हिंदी में कहते हैं, साइड में लिख लीजिए। ओशियानिक वेव मतलब समुद्री तरंग की वजह से भी होता है, सुनामी वगैरह आती है जिसकी वजह से आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद और कौन कौन से कारण हो सकते हैं,
रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घूमना, रोटेशन ऑफ अर्थ। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पोल्यूशन, पोल्यूशन फैला रहे हैं। मनुष्य का क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये कारण है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगला आप देखिए वो भी कारण है। शहरीकरण और अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसके कारण भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें कारण है किसके, जलवायु परिवर्तन। ओके, रेफ्रिजरेटर हम लोग दिन में दिन यूज करते जा रहे हैं, साधन साधन ऑटोमोबाइल बाइक इतने यूज कर रहे हैं कि आप देखिए तो जलवायु परिवर्तन के सब सारे कारण है, आप बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के आपका कारण पता चल गया। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या होता है सब लोग को मालूम है। इफेक्ट क्या हो रहा है जलवायु परिवर्तन को, सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही है, किसी को भी कैंसर हो जा रहा है, किसी को पता नहीं, रोज पता ही नहीं चलता कौन सी बीमारी हो गई, ठीक है, हो जाती है एक। फिर दूसरा कारण स्वास्थ्य संबंधी हो गया। तीसरा कारण हो गया लोग ठीक नहीं होते जा रहे हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही। चौथा कारण है पेड़ पौधे, वो इनका इफेक्ट मैं बता रहा हूँ, पेड़ पौधे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्या हो रहा है, वो छोटे ही रह जा रहे हैं, फल फूल उसमें लग ही नहीं रहे, समय से पहले पक जाते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये वही कारण है। आजकल हम लोगों ने देखा है लौकी, लौकी ऐसी बन गई भाई, ऐसा लग रहा है कि मतलब खीरा है। उनको खरीदने जाते तो समझ ही नहीं आता ये खीरा है कि लौकी है। ये क्या, देखिए ये वही है। ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण है। आप सब लोगों को सिंपल सिंपल से अपना कॉमन सेंस यूज करना है और वहां पर इसका इफेक्ट। उसके बाद फिर हम लोग एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर वो है टर्म है ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक ना, ग्रीन हाउस गैसेस में क्या होता है आप समझिएगा थोड़ा सा। ग्रीन हाउस गैसेस को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक ना, तो ग्रीन हाउस गैस में ये होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिस्ट बना लेना है, मीथेन, मीथेन जिसका फार्मूला CH4 होता है। यहाँ से एक प्रश्न हर एग्जाम में आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसको बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके रेफ्रिजरेटर फ्रिज से निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका ओजोन, ओजोन, ओजोन O3, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। एक लास्ट में आपका हो गया वाटर वेपर, इसको क्या कहते हैं, वाटर वेपर। ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस हो, ठीक ना। ये इसमें इतने टर्म आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस है क्या है वो नहीं आएगा, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं ये लिस्ट आपको आएगी, ठीक है ना। अब आएगा अपना अगला टर्म आपका आता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। अब ग्रीन हाउस के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगला टर्म क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग समझने के लिए हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ लिया, ग्लोबल वार्मिंग समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चित्र बनाएंगे, बहुत जल्दी समझने की कोशिश करेंगे ग्लोबल वार्मिंग आखिर होती है, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये क्या हुआ, सन हुआ, सन से यहाँ पर क्या आए, रेज हुआ। ये आपकी क्या हुई, पृथ्वी, ठीक है ना। पृथ्वी, यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंट, ठीक। यहाँ पर क्या है आपका वायुमंडल का है, ठीक है ना, वायुमंडल। इन्वायरमेंट आपका मतलब पर्यावरण, सॉरी इन्वायरमेंट, वायुमंडल, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर वायुमंडल आपका है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, पृथ्वी से क्या आए, ये रेज आती है, कौन सी आए, रेज मतलब किरण, वो आई गर्मी वाली। तो हमारी ये पृथ्वी क्या करती है, इनको कुछ ना कुछ इनको पोर्शन में क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी इनको, ठीक है ना। और कुछ क्या होंगे, ये वायुमंडल पे रेडिएट हो जाएंगे विकिरण के रूप में। विकिरण कुछ चल के क्या होंगे, रेडिएशन है। गर्मी में आप ये देखिएगा गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर भगती हैं, ठीक है ना। तो ये जाने की कोशिश कहाँ करेंगे, ऊपर की ओर जाने की बात करेंगे। यहाँ पर वायुमंडल है और यहाँ पर नाच कौन रहा है, यहाँ पर ये उपस्थित क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं,
CFC हो गया, CH4 हो गया, इधर वाटर वेपर हो गया। तो ये यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो जो रेडिएशन है, तो रेडिएशन को क्या करेगा, ये यहाँ पर ट्रैप कर लेगा, मतलब जाने नहीं देगा, इस गर्मी को ऊपर जाने नहीं देगा। जितना इसने ऑब्जर्व कर लिया, एक बात ये, जो गर्मी बची रेडिएशन के रूप में ऊपर जा रही थी, उसको इनने, ये सब ने, प्रदूषक ने, ये सब प्रदूषक है ना, पॉल्यूटेंट है, इन्होंने रोक लिया। और रोक के क्या करेंगे, रोक के फिर से ये यहीं पर घूमता रह जाएगा वायुमंडल पे, एटमॉस्फेयर पे, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर पे घूमता रह जाएगा। जब एटमॉस्फेयर पे घूम जाएगा तो गर्मी कहाँ गई सूर्य की, ये यहीं बढ़ती गई, मतलब गर्मी बढ़ गई, क्योंकि ये यहाँ पर ट्रैप हो गई, फंस गई। कहाँ पे ट्रैप हो गई, यहीं पे। तो ये हमारा पूरा है ना, यहाँ से पृथ्वी के आसपास ही गर्मी बनी रहती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का वो सब बढ़ रहा है तापमान, ये ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये यहाँ पर सारे के सारे ये पे रुक जाते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से होता क्या है कि हम लोग को यही मालूम है, हमारा हेल्थ, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है ना, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, और समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग देखें ये ग्लोबल वार्मिंग आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग के बाद हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात आई ही थी तो नॉर्मल से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक ना। वायुमंडल की कुछ परतें होती हैं, हम सब लोगों को मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उनको लेयर को हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारी क्या है, पृथ्वी, अर्थ, ठीक ना। अर्थ से सबसे पहले आपको जिसको याद नहीं है तो उसको याद करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ABCD आती है ना, तो ABCD में सबसे पहले आता है यहाँ पर एक्सोस्फीयर, ई। उसके बाद आपका आता है आइनोस्फीयर, इसके बाद फिर आता है आपका मेसोस्फीयर, ठीक है ना। मेसोस्फीयर के बाद आपका आता है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर लास्ट में आता है ट्रोपोस्फीयर। आप ई ऊपर से आइएगा, ठीक है ना। मान लीजिए ऊपर से आप ABCD पढ़ते हुए आ रहे हैं, ई सबसे पहले पड़ेगा एक्सोस्फीयर, दूसरे नंबर आई पड़ेगा आइनोस्फीयर, तीसरे नंबर पर आपका एम पड़ेगा मीजोस्फीयर, फिर एस पड़ेगा स्ट्रेटो, और लास्ट में टी पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका इसे याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। हिंदी में इनको कहा जाए तो इसको क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल, इसको आपको समताप मंडल, मेसोस्फीयर को मध्य मंडल, इसको आइनोस्फीयर को आप आयन मंडल, और लास्ट में इसको को बहिर्मंडल। ये आपकी क्या है, पांच वो है। इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बस इनको याद करना, क्रम से कभी क्रम व्यवस्थित करने के लिए आ जाए, और थोड़ा थोड़ा इसमें क्वेश्चन ही आ जाता है। जैसे जितने भी बादल, मौसम, इनकी घटनाएं होती है क्या, ये आपके ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, बादल, मौसम, ये सब कहाँ होता है, ट्रोपोस्फीयर या क्षोभमंडल। ये आपके कितने, 16 किलोमीटर तक ऊंचाई तक होती है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में आपका क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये प्लेन यहाँ पर उड़ाए जाते हैं। प्लेन कहाँ उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में, समतापमंडल में। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, आप देखेंगे O3, या फिर ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो वो भी समतापमंडल पे। यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है। मेसोस्फीयर में मध्य मंडल है ये, और ऊपर जाएंगे इसमें ज्यादा वो नहीं। आयनोस्फीयर में यहाँ पर काम क्या होते हैं कि टीवी, FM, ये सब दूर संचार वाली चीजें आयनोस्फीयर में। एक्सोस्फीयर में आपका हीलियम, आर्गन गैस पाई जाती है, ठीक ना। तो ये सबसे पहला ये है, 2, 3, 4, 5, ओके। इतना आपको लेयर आपको याद रखना ही पड़ेगा, और आपको याद होगा, ठीक है। इसके बाद लेयर के बाद हम लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, कि इसमें सारे टॉपिक लगभग हो गए। थोड़ा सा हम लोग का लास्ट टॉपिक बचे हुआ है, जिसमें हम लोग जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, मतलब कहाँ कहाँ कन्वेंशन होते हैं, कहाँ कहाँ समिट होती है, हम लोग को
जल्दी से हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम अब फिर से ज्यादा होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा इसके पहले एक और टर्म हम लोग देख लें, कोरल ब्लीचिंग। कोरल कोरल ब्लीचिंग ये है, हम लोगों ने कोरल कोरल मतलब आप लोगों ने देखा होगा मूंगा। मूंगा मतलब होता है समुद्र में एक विशेष प्रकार का जीव होता है जो चट्टाने जैसे मूंगा जैसे बना लेता है एक तरफ, ठीक है ना, बहुत मजबूत होता है, ठीक है ना। तो अल्नीनो अल्नीनो एक गर्म हवा है जो भारत में आके टकराती है और मूंगा द्वीप से या फिर मूंगा चट्टानों से टकराती है, जिसकी वजह से उनका क्षरण हो रहा है, क्षय हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये क्या करते हैं, ये समुद्र के बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ये कोरल ब्लीचिंग वहां पर एल्नीनो की वजह से क्या होता है, उनका क्षय हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, नुकसान होने को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। अब हम लोग अगला टर्म करेंगे, कन्वेंशन। कन्वेंशन किससे रिलेटेड, जैव विविधता पर्यावरण से रिलेटेड जितने कन्वेंशन दिए गए हैं उनको हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग के सिलेबस में दिया गया है, चार पांच दिए हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौता है, रियो है, क्योटो प्रोटोकॉल है, इनको हम लोग को देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़े। तो जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, इससे रिलेटेड कौन कौन से कन्वेंशन है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि सन 1992 में हुआ क्या, किस एक रियो जगह है, रियो डी जिनारियो, आप सब लोग को पता है ब्राजील में एक जगह है, यहाँ पर एक कन्वेंशन होता है 1992 में, जिसको हम लोग पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं या फिर एजेंडा 21 भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये पहला बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड 1992 में सम्मेलन हुआ है, ठीक है ना, जैव विविधता से रिलेटेड, ठीक है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ पृथ्वी सम्मेलन, इसको कहते हैं एजेंडा 21 कहते हैं, और 21 से संबंधित है। तो इसमें ये है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता को बचा के रखना पड़ेगा और सतत विकास के उसमें इसमें ध्यान दिया जाएगा, सतत विकास। हम लोगों ने सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की कि हमेशा टाइम के साथ हम लोगों को सब कुछ बचा के रखना है। ये हुआ आपका नंबर 1, रियो समिट कहा जाए या फिर एजेंडा 21 कहा जाए, फिर पृथ्वी सम्मेलन पहली बार हुआ। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता से संबंधित दूसरा वो कौन सा है, नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। किससे संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी, इसके आगे लिख लीजिए बायोडाइवर्सिटी। तीसरा नंबर का एक आता है कार्टिगोना प्रोटोकॉल, ये भी रिलेटेड है जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी। 3 बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड समिट या फिर कन्वेंशन हुए, जिनको हम लोग कार्टिगोना कब हुआ था, 2001 में हुआ था, और नगोया प्रोटोकॉल आपका 2010 में हुआ था, ठीक। इतने बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आपके क्या है, सम्मेलन है, फिर कन्वेंशन है। अब अगला बात कर लेते हैं, ये जैव विविधता से रिलेटेड है, ठीक ना, कभी जोड़ी मिलाने को है। अब हम लोग क्रम से बात कर लेते हैं और कुछ है, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, पेरिस समझौता। पेरिस समझौता नंबर 1, पेरिस समझौता कब हुआ था। तो पेरिस समझौता की अगर हम लोग बात करें तो ये 196 देशों का एक वो था, सम्मेलन था, जिसमें उन्होंने 196 देशों द्वारा अडॉप्ट किया गया। इसमें क्या हुआ था, ग्रीन हाउस गैस को लेकर, ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड ये समझौता है, और इनका इमिशन, इनका ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करना, ये मेन है। पेरिस समझौते का मेन उद्देश्य क्या है, ग्रीन हाउस गैस को संभालना, मतलब मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पर लिख लीजिए मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। नंबर 1, ये आप यहाँ पेरिस समझौता से बस आप इतना ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद 196 देश इसमें शामिल हो, 196 देश एडॉप्ट। फिर अगला पेरिस समझौता के बाद हम आएंगे, ठीक, हाँ, भारत का देख लीजिए कौन सा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये कब आया, 1986 में पहला पॉइंट,
ये मई में संसद में आया 1986 में, नवंबर 1986 में पास हो गया, मतलब लागू हो गया। और सबसे पहले ये क्या होना था, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, तो उसकी वजह से ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में आया था। ठीक है ना। भोपाल गैस में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ये आप कमेंट करिएगा। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर जगह आता है। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस यहाँ पर रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत लोगों की जान गई थी। ठीक है। तो भोपाल गैस के बाद ही ये 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ गया था। ठीक है ना। फिर इसमें बस इसमें ज्यादा और कुछ नहीं था। इसमें एक एक्ट बना हुआ जिसमें 26 पार्ट है, 26 पार्ट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और उसमें 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर। बस इतना ही है। भोपाल गैस पर्यावरण संरक्षण 1986 में है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए इसमें क्या है, बहुत सारे नियम लिखे गए हैं, वो आपको पूछने वाला नहीं। फिर पेरिस समझौता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। फिर उसके बाद ये भारत का है। ठीक है ना, भारत। फिर अगला कौन सा आता है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सबसे पहले ये जगह कहाँ है, मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, तो मॉन्ट्रियल आपका पड़ता है अमेरिका में। ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर रियो समिट अगर आए तो क्या आप लगाएंगे, तो रियो समिट वही है 1992 में विश्व सम्मेलन, एजेंडा 21। क्यों, सतत विकास के लिए काम करना, जैव विविधता के लिए काम करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उसके बाद फिर एक आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल दो बचे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको समअप करने की कोशिश करें। ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जानेंगे कहाँ पे है, उसके पहले हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थोड़ा सा स्पेशल है। ठीक है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका जापान में, ठीक है ना, जापान से रिलेटेड है। इसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय एक ट्रीटी हुई, अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी, इंटरनेशनल ट्रीटी सभी देशों के बीच में। ठीक है ना। इसमें हुआ क्या, ये किससे रिलेटेड है, तो ये जलवायु परिवर्तन, सबसे मेन इंपोर्टेंट ये है क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना। सबका मेन थीम याद रखिएगा। ठीक आप, ठीक है ना। ग्रीन हाउस के लिए पेरिस समझौता हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सब कुछ के लिए हुआ था भारत में। और ये क्योटो प्रोटोकॉल आपका हुआ था क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। ठीक है ना। और इसमें क्लाइमेट चेंज में यही होगा कि ग्रीन हाउस को कम करेंगे, ग्रीन हाउस के इमिशन को कम किया जाएगा, इसमें भी यही कहा गया था। ठीक है ना। इतना आपको, मुझे लगता है टाइम 57 मिनट 58। ठीक है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और यहाँ पर भी ग्रीन हाउस को कम करना कर वो रखा गया था। ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब हम लोग देख लेंगे। उसका रीजन ये था क्योंकि यहाँ पर क्या है, काय से रिलेटेड ये है, तो 1987 में ये आया था, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ है, मॉन्ट्रियल मतलब कौन से देश में है, आप ये बताइए। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अमेरिकन कंट्री, अमेरिकन महाद्वीप में है। आप ये बताइए यूएसए में है, कनाडा में है, या फिर मेक्सिको में है, 3 देशों के अलावा एक और नॉन ऑफ द अबव। ठीक है ना। कौन से कंट्री में मॉन्ट्रियल है, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड है, आपका O3, ये थोड़ा अलग है। मॉन्ट्रियल में आप देखेंगे ओ बहुत आ रहा है, इसलिए आप O3 या फिर ओजोन से रिलेटेड ये समझौता है 1987 में लाया गया। ठीक है ना। इसमें कौन कौन शामिल थे, यूएन, यूनाइटेड नेशन के जितने भी देश होते हैं सब शामिल थे। ठीक, ये आपका इतने सारे यहाँ पर कन्वेंशन होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ISA, एक टॉपिक दिया गया है आपका ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक ना। ये क्या है, तो ये सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए है, सोलर एनर्जी को बढ़ावा
बढ़ावा देने के लिए। और इसमें क्यों है सोलर एनर्जी, क्योंकि सस्ती एनर्जी है। तो 30 नवंबर 2015 आप याद रखेंगे, 2015 में बनाया गया था, ठीक है ना। क्या है कॉस्ट ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करना, मतलब कॉस्ट को कम करना। कम कैसे होगी, क्योंकि सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स है, नवीकरणीय है, तो ये सस्ती ही होगी, ठीक है ना। तो कॉस्ट को कम करना, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये सोलर अलायंस बनाया गया है, ठीक ना। खत्म बात। इसमें क्या होगा, सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, सोलर टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी या फिर बढ़ावा दिया जाएगा। ये आईएसए कब फॉर्मेशन है, 2015 में हुआ, ठीक है ना, इंटरनेशनल सभी देशों के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, इसमें दो टॉपिक आपके और बचे हैं। दो टॉपिक क्या है, एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। मैं हम लोग बात कर लेते हैं सीओपी। सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जलवायु से रिलेटेड बहुत सारे इसमें पार्टीज होते हैं, बहुत सारे देश शामिल होते हैं जो जलवायु से संबंधित काम करते हैं। इनका हम लोग को क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ काम बना रहता है। काम बना क्या रहता है, मतलब क्यों करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये जैसे क्या क्या समस्याएं हैं हमारा, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना, इनके इमिशन को, ये इनका उद्देश्य है। उद्देश्य कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना, या फिर और क्या है आपका, जैसे मीथेन के इमिशन को कंट्रोल करना, मीथेन, कार्बन, इन सब के इमिशन को कंट्रोल करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जो कौन बनाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब तो इनका सम्मेलन हुआ करता है, हर साल होता है। तो सीओपी 1 अगर बात किया जाए तो सबसे पहले सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन हुआ था जर्मनी में, सबसे पहले जर्मनी 1995। फिर उसके बाद हम लोग को याद ये रखना है कि भारत में भी एक बार हो चुका है, जो न्यू दिल्ली में 2008 में, ठीक। उसके बाद 2-3 आपको लगातार अभी याद रखना है। अभी जो होने वाला है तो सीओपी 29 कहाँ पे होने वाला है, अजरबैजान, अजरबैजान और बाकू, ये ध्यान दीजिएगा, अजरबैजान में बोल रहा हूँ और बाकू, इसको आप नोट कर लीजिए। कब होगा, नवंबर 2024 में, नवंबर, ठीक। उसके बाद सीओपी आपको याद रखना है 28 और सीओपी 27। सीओपी 8वां नंबर का एक बार अपने देश में हो चुका है, जो न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। फिर सीओपी 27 कब हुआ था, सीओपी 27 होगा 22 में हुआ है। सीओपी 28 कब हुआ, 2023 में हुआ है। और सीओपी 29 जो होगा 2024 में होगा। तो सीओपी 27 की अगर बात करें तो इजिप्ट में हुआ है, मतलब मिस्र में हुआ है। सीओपी 28 की अगर बात करें तो ये कहाँ है, यूएई सऊदी अरब। ये आप लिस्ट आप बना लीजिएगा, ठीक ना। सीओपी पहला 1995 जर्मनी में हुआ, भारत में न्यू दिल्ली में 2008 में हुआ। सीओपी 29 जो होने वाला है अजरबैजान या फिर बाकू, और 2024-19 होने वाला है। अब लास्ट में एक कुछ आपके लिए होमवर्क है, या फिर नॉर्मल सा ऐसे ही थोड़ा सा ज्ञान दे दिया जाए कि कुछ पर्यावरण से संबंधित और लोगों से संबंधित डेज को आपको याद रखना है। डेज आप वैसे तो सब याद रखें तो ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ध्यान दें। 7 अप्रैल क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल के बाद फिर आपके बात किया जाए, 22 अप्रैल को क्या होता है, विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल, 22 मार्च, और आपका 7 जून, 11 जुलाई, 11 जुलाई के बाद और 16 अक्टूबर। और कौन से दिवस हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 16 जून, ठीक। 2-4 और होंगे, बाकी जितने भी डेज आप देखें एग्जामिनेशन में दिया रहता है, एक डेज को आप हमेशा याद करके जाइए। 23 दिसंबर, 23 दिसंबर हुआ, बस यही है। फिर 22 मार्च, 21 मार्च, ये किए 21 मार्च,
ठीक ना। इतने डेट आपको मैं लिखाया देना। ये होता है विश्व वानिकी यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। 23 दिसंबर को किसान दिवस होता है। कहाँ पे होता है? ये इंडिया का है। 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस होता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। ठीक है ना। 7 जून को आपका क्या होता है? अरे यार 7 जून नहीं भाई, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे को। 7 जून के 5 जून सबसे बड़ा दिवस पर्यावरण दिवस। ये कई बार एग्जामिनेशन में आपको आता है। 22 मार्च को क्या होता है? तो 22 मार्च का आपको विश्व जल दिवस होता है। जल। अप्रैल में क्या होता है? पृथ्वी। 7 अप्रैल को क्या होता है? स्वास्थ्य। तो इतने दिवस आपको याद करना ही करना है। उसके बाद जितने आप कर लें। विश्व प्रकृति दिवस होता है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस। ठीक है ना। अब एक सवाल आपके लिए है। एक मैं बोलूंगा कि उस दिन कौन कौन सा दिवस होता है। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको जवाब कमेंट करके देना है। ठीक है ना। तो इसके बाद कौन सा सवाल है आपका? विश्व पर्यटन दिवस और भारत पर्यटन दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है? आप ये लिख के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है ना। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए। ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। यहाँ से पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट वाला चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हुआ। आप रिवाइज करते रहिए, सवाल हल करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।